हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंस्टीट्यूट बाय विशाल। आज हम शुरू करेंगे हमारे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसको आप पहले ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें है सेल का बेसिक कि सेल क्या होता है, सेल आखिर हम देखते कैसे हैं, सेल को हम स्टडी कैसे करते हैं, सेल के साइज को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं और सेल थ्योरी क्या होती है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको शायद है कि दूसरी वीडियो उतनी अच्छे से ना समझ में आए। तो ये तो हो गई हमारे पार्ट 1 की बात। अब पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कि सेल आखिर किन चीजों से मिलकर बना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाता हूं मैं। कहानी है एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि एक फैक्ट्री बनाएंगे हम, ठीक है, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री किस लिए, ताकि हर चीज अंदर ना आ जाए। ठीक है, कुछ गेट्स होने चाहिए ताकि जो हमारे ज़रूरत का सामान है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं सिर्फ वही अंदर आ सकें। ठीक है, तो हमने गेट्स लगा दिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, कंट्रोल रूम होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, हमारे पास बड़ी छोटी मतलब छोटी बड़ी फैक्ट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, प्रोडक्ट बन गए। अब प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होना चाहिए, उनकी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें बाहर भेजना है तो क्या होना चाहिए बेटा, पैकेजिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग के बाद क्या होना चाहिए, अब चीज़ें पैक हो गई या फिर मेन फैक्ट्री से बनी तो हमें स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो धूप में या बारिश में चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो उसके लिए हमें चाहिए स्टोर रूम। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री चल रही है सारी, तो इस इंडस्ट्री को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चल रही है तो उसके लिए हमें एक पावर हाउस चाहिए। क्या चाहिए, पावर हाउस। तो हमने पावर हाउस भी बना दिया, ब्लूप्रिंट पे आ रहे हैं ना, तो हमने एक पावर हाउस भी बना दिया। ठीक है, अब इतनी सब ये सब कुछ हो रहा है तो गंदगी तो ऑब्वियस ही बात है, गंदगी फैलेगी। तो गंदगी फैलेगी तो इसलिए हमने जेनिटर्स रख लिए इस कंपनी में, यानी कि साफ सफाई कर्मचारी रख लिए। ठीक है, तो हमारी जो सिंपल जो बेसिक कंपनी है उसका हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। ओके, सब कुछ ठीक है। अब जो हमारा पावर हाउस है थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारा पावर हाउस है, ये पावर हाउस हमारा, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो मान लीजिए डीजल या पेट्रोल पे चलता है। ठीक है, तो हम ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब बाहर किसी कंपनी से ले लेते हैं और अपना पावर हाउस चला लेते हैं, हम अपना जनरेटर चला लेते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पूरे फैक्ट्री के लिए मिल जाती है। डन है, चल ठीक है। टाइप 1 की फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट बन गया। अब मान लीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें खुद का ही ऑयल रिफाइनरी है, खुद की मतलब अपनी खुद की ऑयल रिफाइनरी, उन्हें बाहर से ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनकी खुद की एक ऑयल रिफाइनरी है। ओके, अब जब ऑयल रिफाइनरी है तो आपको पता ही है ऑयल के क्या रेट है। ठीक है, डाका डलने का, चोरी होने का बहुत खतरा है। ठीक है, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, इसके बाहर एक और बाउंड्री होगी। ठीक है, एक और वॉल बना देंगे ताकि और ज्यादा सिक्योरिटी हो जाए। ठीक है, तो बेटा अब हमारी फैक्ट्री बन के तैयार है। मैं आखिर आपको फैक्ट्री पढ़ा क्यों रहा हूँ, मैं सेल के चैप्टर में आपको कंपनी या फैक्ट्री बनाना क्यों सिखा रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो हमारा सेल होता है वो एक छोटी फैक्ट्री की तरह होता है। ठीक है, छोटी फैक्ट्री यानी कि बेटा उसमें हर वो चीज बननी है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, सेल में अलग अलग इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए ऐसी चीजें बना रहे हैं जो जरूरी है। ठीक है, तो अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, उनके एक एक के बारे में जानेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार वो दिखते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो हर इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बट हम इतने सारे पढ़ेंगे जो आपको दिख रहे हैं हर एक के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा, जो हमने बाउंड्री बनाई थी, तो हम बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। तो आखिरी सेल में जो बाउंड्री होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा सेल के बाहर भी एक बाउंड्री होती है। क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है, इस बाउंड्री का नाम बेटा सेल मेम्ब्रेन। आगे पढ़ते हैं, प्रेजेंट ऑन एवरी लिविंग सेल, ये हर एक लिविंग सेल पे प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक नाम तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके दो नाम हो गए। एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिक होती है, सॉरी थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक, यानी सिर्फ 7 से 10 nm
पतली होती है, ठीक है। अभी कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ, ये एनएम होता क्या है बेटा। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 0.000001 mm, इतनी छोटी होती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसका रियलाइजेशन कराता हूँ कितनी छोटी है। देखो बेटा, 1 mm जो होता है, 1 mm, वो लगभग बेटा इतना छोटा होता है, मान लो इतना छोटा। अब आप इसके 1 लाख पार्ट करो, 1 लाख पार्ट करोगे आप 1 mm के। जब आप 1 लाख पार्ट कर लोगे तो उसमें से 7 हिस्से, सिर्फ 7 हिस्से जब आप उसके लोगे तो सिर्फ 7 हिस्से या 10 हिस्से जितनी मोटी होगी एक सेल मेम्ब्रेन। तो सोचो बेटा कितनी ज्यादा पतली होती है एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए बोला है एक्सट्रीमली थिन होती है। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट एंड प्रोटीन्स, यानी कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ फैट होते हैं बेटा, ठीक है। इट सराउंड्स द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल कंटेंट्स, ये सेल के सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्ट्स द सेल कंटेंट, ये सेल के कंटेंट को, जो सेल के अंदर है, जो जैसे फैक्ट्री मान लेते हैं हम, तो जो भी फैक्ट्री के अंदर है उस चीज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ चीजों को अलाउ करती है पास होने के लिए, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने के लिए कुछ ही सब्सटेंस को पास करती है। मतलब अंदर कोई हार्मफुल चीज ना आ जाए, ठीक है, सिर्फ यूजफुल चीजों को अंदर आने देगी। और अंदर से कुछ अच्छी चीज ना चली जाए, यूजफुल चीज, तो सिर्फ अंदर से बाहर जो गंदगी है उसको सिर्फ निकलने देगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, तो यहां तक हम समझ गए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका काम क्या है। अब बड़ा, सेल मेम्ब्रेन होती तो बहुत पतली, लेकिन अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आखिर किन चीजों से मिलकर बनी है और कैसी दिखती है। जूम करने पे तो बेटा इस तरीके से कुछ दिखती है सेल मेम्ब्रेन, बहुत पतली होती है लेकिन थोड़ा इस तरीके की होती है, ठीक है। तो ये है इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसका बेटा, सेल मेम्ब्रेन का ये, ठीक। ये सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन बेटा किससे मिलकर बना है, लिपिड और प्रोटीन से। तो बेटा ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये बेटा प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है बेटा। बेटा ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है बेटा, प्रोटीन है, सब प्रोटीन है। ये भी जो ऊपर आपको दिख रहा है ये ब्लू ब्लू, ये भी बेटा प्रोटीन है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एक लेयर यहां से यहां तक कि एक लेयर, और ये दूसरी लेयर। तो बेटा 2 लेयर होती है लिपिड की, 2 लेयर होती है हमारी लिपिड की, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं एंटीना जैसे, ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब बेटा थोड़ा सा हम इसके बारे में जरा बात करते हैं, लिपिड के बारे में। तो बेटा लिपिड कुछ आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, ऐसे है, और इसकी टेल्स है ऐसे इस प्रकार। ये होता है बेटा हेड पार्ट, जो ऊपर का होता है गोल गोल पार्ट, इसे कहते हैं हम हेड। जो बेटा ये आपको दिख रहा है पूछ जैसा, इसको हम टेली कहते हैं। जो बेटा हेड होता है ना, ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीनिंग होता है बेटा वाटर, फिलिक मतलब होता है लवर, यानी कि पानी से अटैच हो जाता है, ये वाला पार्ट पानी से अटैच हो जाता है, ठीक है। वाटर लवर लिख देता हूं मैं। ये पार्ट होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, यानी कि बेटा ये पानी से हेट करता है, पानी से नहीं चिपकता, ये पानी से दूर रहता है, जितना हो सकता है ये दूर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बेटा क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होती है विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। देखिए इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। मैंने आपको क्या है, लिपिड बाइलेयर, यानी कि 2 लेयर मैंने आपको बता दी, एक और दो, 2 लेयर होती है, तो इसी को कहते हैं हम लिपिड बाइलेयर। बाई यानी कि 2 लेयर होना, बाई का मतलब होता है 2, तो लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट, यानी कि प्रोटीन उसमें धसे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं, ठीक है। यही प्रोटीन है बेटा, इस तरफ ये दिखाया है, मतलब यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर साइड में, इसको समझिए बताया इसको
यहाँ से लिपिड हटा दिए गए तभी आपको प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा ये भी लिपिड तो आपको इस तरफ दिखेगी। कुछ प्रोटीन तो सिर्फ इतने ही होते हैं छोटे छोटे जो सिर्फ यहीं तक आ रहे हैं, कुछ ऊपर तक ही आते हैं इस प्रकार यहाँ तक, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे इस मतलब इस साइड से इस साइड तक पूरे प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्लूइड। इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब बेटा इसको हम फ्लूइड कहते हैं क्योंकि लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर। यानी कि ये जो प्रोटीन है, ये जो नीचे का प्रोटीन है, मान लीजिए ये नीचे का प्रोटीन ये ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला नीचे जा सकता है। ये जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ये घूम सकते हैं, ये घूम भी सकते हैं। ये वाला प्रोटीन इधर आ सकता है इसकी जगह पे, ब्लू वाले की जगह, और ब्लू वाला इसकी ऑरेंज वाले की जगह से जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज मूव कर सकती है। ऐसे लिपिड के साथ है, जो लिपिड वाले हैं ये इधर से इधर जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा ये क्या होता है, इसको फ्लूइड कहा गया। अब मोजाइक क्यों कहा गया है? बेटा मोजाइक इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज कॉल्ड मोजाइक बिकॉज प्रोटीन्स आर अरेंज्ड लाइक पीसेस इन अ मोजाइक पैटर्न। एक मोजाइक पैटर्न, जैसे प्रोटीन जो होता है वो एक मोजाइक पैटर्न की तरह अरेंज होता है, इसलिए बेटा इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन का हम जो मॉडल है इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेटकीपर। जो इसमें प्रोटीन होते हैं बेटा गेटकीपर की तरह काम करते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी कि चीजों को इधर से उधर जाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? इधर से उधर जाने में, मतलब यहाँ से कोई चीज इधर जाएगी या फिर उधर जाएगी तो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आगे पढ़ते हैं। यह हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जान लिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने जान लिया। अब बेटा हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन कि आखिर डिफ्यूजन क्या होता है। तो बेटा देखो, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, पहले उसको समझने से पहले आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। सिंपल कह दो हमारे साथ ही है बेटा। अगर हम किसी क्राउडेड जगह पे हैं, किसी भी क्राउडेड जगह पे, भीड़ भाड़ वाले जगह पे, तो हम क्या करेंगे? ऐसी जगह पे जाएंगे ना बेटा जहाँ पे कम भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस हो, ठीक है। हम क्या करेंगे? ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कम भीड़ भाड़ हो, ठीक है। तो यही है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्या है? हायर कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर क्या बेटा? यहाँ पर है लोअर कंसंट्रेशन। तो बेटा जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स है यहाँ पे क्या है? ज्यादा, यहाँ पे कम, तो क्या होंगे? हायर से लोअर रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी अगरबत्ती लगाई होगी, अगरबत्ती या धूप बत्ती आप पूजा करते होंगे, तो आपने एक कॉर्नर पे लगा दी, कहीं भी आपने लगा दी, अपने एक रूम के किसी भी कोने में या कहीं भी लगा दिया, अपने मंदिर में लगा दिया, फिर आपने, ठीक है, लगा दिया आपने। अब इसे लगाने के बाद आप दूसरे कोने में या कहीं भी आप थोड़ा दूर चले गए, लेकिन फिर भी महक थोड़ी देर बाद आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्या हुआ बेटा? जहाँ आपने अगरबत्ती जलाई, जहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाई, अब क्या हुआ? इस रीजन में तो उसकी मात्रा बढ़ गई, अब इधर कम है, यहाँ तो नहीं है ना। अब मैंने आपको बताया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं पार्टिकल अपने आप। तो अपने आप क्या होगा? पार्टिकल्स वो उधर आ गए, इसलिए मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो मुझे यहाँ भी उसकी महक आएगी, ठीक है। ऐसी परफ्यूम के साथ होता है, ऐसी हर चीज ऐसी मूव करती है। इट हैपन्स विदाउट यूजिंग एनर्जी। ये किसी, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। जो बेटा सेल मेम्ब्रेन होती है ना, मान लेते हैं सेल है, तो अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसके पास, मतलब इसके थ्रू पास करते डिफ्यूजन के द्वारा। समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा बेटा बाहर जाता है, अंदर कम है, ठीक है। तो क्या होगा? अपने आप ऑक्सीजन जो है अंदर चली जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हर चीज क्राउडेड जगह से कहां जाना चाहती है? पीसफुल जगह पे, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना चाहती है। तो अपने आप ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? बाहर से अंदर चली जाएगी सेल से। और इसको सेल मेम्ब्रेन भी नहीं रोकती, सेल मेम्ब्रेन होने देते डिफ्यूजन को, ठीक है, डिफ्यूजन नहीं रोकते। ऐसे क्या होगा? अगर अंदर ज्यादा होगी ऑक्सीजन और बाहर कम, तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, बाहर से
सॉरी अंदर से बाहर चली जाएगी। ऐसी ऑक्सीजन के साथ, ऐसी सेम है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये कहानी है। नेक्स्ट बेटा, अभी हमने क्या सीखा था, डिफ्यूजन। अब एक बेटा एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है ये। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज ओनली वाटर मूव्स। इसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है। किसकी होती है बेटा, सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है। ओके, osmosis is the movement of water molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration through a selectively permeable membrane। समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है। क्या होती है बेटा, मैं ऑस्मोसिस को ये तो हमने बताई थी, ऑस्मोसिस क्या होती है, सिर्फ पानी का मूवमेंट, ओनली वाटर मूवमेंट, ये हम पहले पॉइंट में समझ गए। अभी दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये पानी की मूवमेंट होती है हायर वाटर कंसेंट्रेशन, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से कहां जाएगा, कम की जगह पे जाएगा, जैसे पिछला था सेम, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन लगी हुई होगी। अभी मेम्ब्रेन की जरूरत मैं आपको बताया था, मान लीजिए मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ ऐसे पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, एक वाटर है, तो बेटा वाटर में मैंने नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, मान लिया मैंने, ठीक है, नमक डाल दिया, तो बेटा नमक तो हर जगह हो जाएगा ना अपने आप, ठीक है। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल समझो, मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी इस तरफ, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया, इधर ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए तरफ डाल दिया, बी, यहाँ मैं बी की तरफ समझता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया, बहुत सारा नमक डाल दिया। अब जो इस तरीके से, अब इसको जूम कर दिया, ये जो आपको दिख रही है इमेज। अब बेटा क्या है कि यहाँ पे जो नमक है, इसके जो साइज है वो इतना बड़ा है कि इस सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार नहीं हो पा रहा। इसके आपके पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स, ये जो पोर्स है इसके, ये बेटा छोटे हैं, इसमें से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये उस तरफ नहीं जा पा रहे। अगर ये मूव कर जाते तो ये खुद ही चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या था, हर चीज क्राउडेड से लेस क्राउडेड में जाना चाहते, लेकिन ये जा नहीं सकते, तो ये तो नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं पानी के पार्टिकल्स की। ये है बेटा पानी के पार्टिकल्स, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा ये जा सकते हैं। अब बेटा देखिए किधर जाएंगे, ये है बेटा कंसंट्रेटेड जगह, जहां पे क्या है, कंसंट्रेटेड, लेकिन कंसंट्रेटेड है, लेकिन किस चीज के लिए कंसंट्रेटेड है, आप जरा ये समझिए। ये बेटा नमक के लिए तो कंसंट्रेटेड जगह है, क्योंकि नमक जाना चाहता है इधर से उधर, लेकिन जरा पानी के लिए देखिए, पानी के लिए पानी का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, बेटा वाटर का कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा, ए की तरफ, ए पार्ट में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कम है। तो मैंने बताया था हर चीज जाना चाहती है हायर टू लोअर, यानी कि पानी की मूवमेंट ए टू बी होगी, पानी का जाएगा बेटा ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज इंपॉर्टेंट, osmosis is important for absorption of water by plant roots and movement of water in cell, ठीक है, रूट एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल्स। देखिए क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये है हमारी रूट, ठीक है, जड़ें होती हैं, टिप है, ठीक है, टिप है, इतना पार्ट इसका मान लीजिए ग्राउंड के अंदर है, जमीन में, जमीन में हमने पानी दिया, ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। अब बेटा क्या है, ये जो रूट है इसमें तो पानी की कमी है, इसमें पानी जो है इसके मॉलिक्यूल्स कम है, तो अपने आप पानी क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होती है बेटा, फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, उस तरफ चला जाता है पानी, ठीक है, हर चीज लो हायर टू लोअर जाती है, तो बेटा पानी भी चला गया। तो बेटा एब्जॉर्प्शन के काम आता है ऑस्मोसिस। और किस लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मूवमेंट ऑफ वाटर है इन सेल्स, क्या होता है बेटा, एक सेल है, क्या है, सेल है। अब एक सेल होता तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें भी क्या है बेटा, मान लीजिए पानी की मूवमेंट, पानी इधर ज्यादा, इस एरिया में इधर कम है, तो अपने आप क्या होता है, पानी इधर से इधर चला जाता है, क्यों, ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, समझ गए आप। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि भार वार का जैसे
कंपनी बताई थी आपको, तो कंपनी में बेटा पहला पार्ट क्या बताया था मैंने आपको? पहला पार्ट मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री क्या होती है। तुम्हारी बाउंड्री क्या थी बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, हमने जान लिया। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्शन थी, मैंने आपको बताया था एक और प्रोटेक्शन कर दी थी हमने, ठीक है, ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिले। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये वॉल क्या है, ठीक है बेटा। ये वॉल का नाम है सेल वॉल, ठीक है, ये है सेल वॉल, इसको कहते हैं सेल वॉल। ये आपको दिख रही है, ये तो सेल मेम्ब्रेन तो आप जान गए, ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसके जो बाहर है ये जो मोटी सी ये जो आपको दिख रही है, ये है बेटा सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल। अब इसके बारे में हम जानते हैं। रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा रिजिड होती है। ये क्या होती है बेटा? रिजिड। रिजिड माने की कठोर, बहुत कठोर होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी ये बेटा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ये तो फ्लूइड हमने पढ़ाई था उसके बारे में, फ्लूइड वगैरह मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती बेटा, ये रिजिड होती है, बहुत टफ होती है, क्योंकि आउटर कवरिंग है ना ये, तो इसको रिजिड होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटर कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। नेक्स्ट पॉइंट, ये परमेबल होती है। परमेबल माने ये वाटर को पास होने देती है, ठीक है, अपने थ्रू वाटर को आराम से पार होने देती है। एंड सम डिसॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू, और कुछ मिनरल्स भी इसके साथ पास कर सकती है, ठीक है। याद रखिएगा सेल वॉल क्या होती है? परमेबल। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेबल। सेल वॉल हेल्प leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright। यानी कि सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है लीव्स और फ्लावर्स की रिमेन फर्म, उनको अपने शेप और उनको अपने कड़क होने में। जैसे मान लीजिए लीव्स हैं, उनको ऐसा रहना पड़ता है। क्यों ऐसा रहना पड़ता है? उनको ऐसा रहना पड़ता है क्योंकि बेटा उनको लीव्स को सनलाइट चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिले, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी है। तो अगर फोटोसिंथेसिस करने उनको ऐसा रहना पड़ेगा ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऐसा रहने के लिए सेल वॉल उसमें मदद करती है, क्योंकि टाइट होती है, तो इस वजह से इस तरीके से रहता है। अब मान लीजिए ये फ्लेक्सिबल होती है सेल वॉल, तो क्या होता? इस तरीके से होता, जो हमारा पत्ता है वो इस तरीके से मुरझा जाता। तो अब क्या होता, इस पार्ट पे तो हमारी पड़ती, इस पार्ट पे तो हमारी सनलाइट पड़ती है, लेकिन इस पार्ट पे नहीं पड़ रही, तो इस पार्ट पे खाना नहीं बन पा रहा ना, तो इससे क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी कम हो गई ना। तो इसलिए क्या होता है, सेल वॉल हमारी इसमें मदद करती है पत्ते को इस तरीके से रहने, ऐसे फ्लावर के साथ है, ठीक है। ऐसे ही पूरे प्लांट के साथ है, वो पूरा अपराइट, पूरा सीधा खड़ा रहता है पेड़ इस तरीके से, तो वो सेल वॉल जो इस चीज में मदद करती है, ठीक है, उसको सीधा खड़ा रहने में और अपने शेप को मेंटेन करने में। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये बैक्टीरिया फंजाई में होती है, और बेटा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा नहीं है, ये प्लांट्स में भी होती है। किस में होती है बेटा? ये प्लांट्स में भी होती है, ये हमारे अंदर नहीं होती है, ठीक है। हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। किस किस में होती है बेटा? बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स, इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमारे अंदर नहीं होती है। अब हमारे अंदर इसकी जरूरत क्यों नहीं है? देखिए बेटा, हमें मूवमेंट करनी है, हम क्या है एनिमल्स में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में। तो बेटा हम एनिमल्स की कैटेगरी में हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग चलना है, ठीक है, हमें जैसे जानवर है, शेर है, तो शेर को बेटा बेटा शिकार करना है, तो बेटा उसको पकड़ना है, एक अपने जैसे हिरन वगैरह को पकड़ना है, तो उसे मूवमेंट करनी है। तो बेटा जब मूवमेंट करनी है तो उसे रिजिड, कठोर थोड़ी होना, तो फ्लेक्सिबल होना ना। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मदद होने के लिए हमें भगवान ने हमें सेल वॉल दी ही नहीं है। सोचो कितना मस्त हमें बनाया कि हमारे अंदर सेल वॉल है ही नहीं, क्योंकि सेल वॉल होती तो हमारी मूवमेंट हो ही नहीं पाती बेटा, ठीक है। और प्लांट्स है ये मूवमेंट करते नहीं है। अब ये मूवमेंट करते नहीं है तो इनको हार्श कंडीशन झेलने पड़ते हैं। अब ये तो अब मान लीजिए कि इनको एक हार्श कंडीशन आ गई, मान लीजिए रेन आ गई या विंड आ गई, ठीक है, मतलब बारिश आ गई या आंधी आ गई, तो अब ऐसा तो नहीं हमारी तरह मूवमेंट करके घर में चले जाएंगे, ये तो बेटा बाहर ही खड़े रहेंगे, मूव तो करते नहीं है। तो बेटा इसलिए सेल वॉल काम आती है, ये रिजिड होती कठोर, ये इसको सहने में काम आती है, बारिश आंधी इन सब के लिए, ठीक है। तो देखिए कितना सोच समझ के बनाया है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है बेटा बनी होती है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सेलुलोज से मिलकर हमारी बनी है प्लांट की सेल वॉल। आगे, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया एनिमल सेल्स में सेल वॉल
नहीं होती है, ठीक है, विच मेक्स देम फ्लेक्सिबल, जो उनको फ्लेक्सिबल बनाती है, एंड एबल टू चेंज शेप, ताकि वो अपनी शेप भी चेंज कर सके, ठीक है। तो अब हम क्या समझ गए, हम समझ गए सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को। आगे बढ़ते बेटा। तो बच्चों अब तक हमने जाना कि सेल वॉल क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब बच्चों सेल के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये बने किस चीज के ऊपर है। ये बने हैं खाली इलाके पे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस खाली इलाके को। खाली इलाका यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा गोल गोल दिख रहा है ये चीज क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस, ठीक है। यही हमारा कंट्रोल रूम होता है, ठीक है। यही क्या होता है, हमारा कंट्रोल रूम, मैंने शॉर्ट में सीआर लिख दिया है। अच्छा बेटा, बाहर क्या थी, सेल वॉल। ये इसके अंदर ये क्या है, पतली सी सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह बची है, ये जो जगह है, ये सारी हमारी भरी हुई है एक पदार्थ से जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, ये सेमी फ्लूइड होता है और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के स्पेस को भरता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। आगे, साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स होती क्या चीज है, आखिर मैंने आपको ऑर्गेनेल्स बताया ही नहीं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स यानी कि ऑर्गन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे अंदर होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने डिपार्टमेंट्स आपको बताए थे वो सारे इसके ऑर्गेनल्स ही थे, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको न्यूक्लियस बताया, तो न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है। क्या है, एक ऑर्गेनल है। यही है कंट्रोल रूम, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ कंट्रोल करता है ये, तो ये एक ऑर्गेनल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। बेटा दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल बना है दो वर्ड से मिलकर। पहला शब्द है प्रो, दूसरा दूसरा शब्द है बेटा कैरियन। ऐसे यूकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यानी कि प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, यानी पुराने जमाने का। कैरियन ये माने न्यूक्लियस, यानी इस सेल के अंदर पुराने जमाने का न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोटिक में होगा ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसकी जरा मीनिंग समझते हैं, प्रिमिटिव और न्यूक्लियस क्या, ये ट्रू का क्या मतलब बताता हूं मैं आपको। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है। तो हमारा जो बॉस है वो किस में रहता है, कंट्रोल रूम में रहता है, वो सब पे कंट्रोल करता है। लेकिन बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, वो बॉस जो है वो कंट्रोल रूम में ना रह के साइटोप्लाज्म में रहेगा, खाली जगह पे ऐसे ही हमारा घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए किसी में कवर नहीं, इस पे कोई कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अब सेल पे आते हैं, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत होगा कंट्रोल रूम वगैरह। यानी कि ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अभी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसे ही खुला पड़ा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं बेटा राइबोसोम्स। जो छोटी फैक्ट्री मैंने आपको बताई थी कि हमें जो फैक्ट्री बना रहे थे कि छोटी फैक्ट्रीज होंगी, तो वो छोटी फैक्ट्रीज यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं। बाकी जो भी मैंने आपको फैक्ट्रीज में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा, कुछ भी इसके अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं होगा सिवाय राइबोसोम के। मतलब एक छोटी फैक्ट्री, सिर्फ एक ये छोटी फैक्ट्री होगी, और न्यूक्लियोइड यानी कि
कंट्रोल सेंटर भी नहीं है इसके, कंट्रोल के लिए बस ऐसी पड़ा है इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है, तो कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल रूम नहीं है। कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बॉस है जो कि सिर्फ ऐसे ही फिर रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। बेटा यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे एक तो एनिमल सेल आते हैं, हम भी आते हैं, मतलब हम एनिमल्स में आते हैं, तो एनिमल सेल्स होते हैं और प्लांट सेल्स भी आते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये होता है ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि हमारा न्यूक्लियस देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे अंदर भी कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, हमारे अंदर भी क्या होता है, कंट्रोल सेंटर, यानी कि बॉस। बॉस बोले तो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ना जेनेटिक मटेरियल होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, पैक्ड होता है, अच्छे से पैक होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस है ही नहीं, इसलिए हम इसका नाम रख दिया न्यूक्लियोइड। समझ में आया। और हमारे पास सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो भी मैंने आपको समझाए थे, जेनिटर्स, पावर हाउस, वो सारे आपको ये दिख रहे होंगे, ये सारे, इन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं, ऑर्गेनल। इसके बारे में हम डिटेल्स में भी आगे पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, सिर्फ एक होता है, वो है राइबोसोम। वो हमारे पास भी होता है। सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन हर एक लिविंग सेल के पास होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी होती है सेल मेम्ब्रेन और यहाँ भी होती है, दोनों के पास होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो चीज कॉमन, एक तो सेल मेम्ब्रेन, और अगर ऑर्गेनल में पूछे, मतलब जो अंदर था फैक्ट्री के अंदर, तो सिर्फ एक चीज कॉमन है, क्या है, राइबोसोम। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा अच्छे से आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। क्या होता है बेटा, ये कैप्सूल होता है। इसके बाद आती है सेल वॉल, उसके बाद आती है अंदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी क्या है बेटा, राइबोसोम्स, छोटे छोटे। ये क्या है बेटा, ये है हमारा न्यूक्लियोइड। ये जो बेटा छोटे छोटे बाल जैसे दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्राई, ठीक है। और जो बड़ी सी पूंछ जैसी दिख रही है, ये होता है हमारा फ्लैजिला। क्या होता है बेटा, फ्लैजिला, यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्लैजिला, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ जरा, ये जो फ्लैजिला होता है किस काम आता है बेटा, फ्लैजिला काम आता है मूवमेंट के। किसके काम आता है, मूवमेंट के काम आता है। जब इस बैक्टीरिया को मूव करना होता है, ये इस प्रोकैरियोटिक सेल्स को, एक्चुअली बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को जब मूव करना होता है तो वो फ्लैजिला से मूव करता है। ये फिम्ब्रे किस लिए काम आता है, ये फिम्ब्रे काम आता है बेटा होल्ड करने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, होल्ड करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। तो इसके पास देखिए क्या होता है, बाहर एक कैप्सूल भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बेटा इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ना इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, यानी कि इसके पास जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, मतलब इसके पास कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होती है। इसके पास सिर्फ एक होता है ऑर्गेनल, मैंने आपको बताया था राइबोसोम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम्स की, ठीक है। आगे, देयर डीएनए इज प्रेजेंट फ्रीली एज सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इनका जो डीएनए होता है वो फ्रीली पड़ा होता है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म, मतलब ये देखिए, ये ऐसा फ्रीली पड़ा है, देखिए ये सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है, इस तरीके से पड़ा। इस रीजन को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर कह देते हैं। बाकी कोई ऑर्गन, मतलब कोई ऑर्गेनल है नहीं, सिर्फ एक जगह को हमने कह दिया न्यूक्लियर। Most cellular activities takes part
डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। जो बाकी की एक्टिविटीज हैं, जैसे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कंपनी का, इंडस्ट्री का, तो उसमें क्या हो रहा था, हर एक काम हो रहा था। तो इसमें क्या काम वो होंगे नहीं जो जरूरी काम है, नहीं, यहाँ पे भी वो सारे काम होंगे, लेकिन वो सारे काम कहाँ होते हैं बेटा, वो साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं। इसे उसकी जरूरत ही नहीं है और चीजों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन आ जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन आते हैं? एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। उनके बारे में भी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है ये। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। क्या है ये हमारा? न्यूक्लियस। हमारा डीएनए इसके अंदर होता है, अच्छे से पैक्ड होता है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें ये ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है वो भी प्रेजेंट होते हैं सारे। ठीक है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर टेकन प्लेस इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली, मतलब यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा होगा और यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा होगा। मैं एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा होगा और एक इस ऑर्गेनल में काम चल रहा होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम चल रहे होंगे। ठीक है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, अपने अपने काम चल रहे होंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल जो हमारे पता ही है, मैंने आपको बता दी, एनिमल और प्लांट सेल। ठीक है, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोबारा आ गए अपने एग्जाम्पल पे, जो हमारा फैक्ट्री का एग्जाम्पल था। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ लिया है? हमने सेल वॉल पढ़ ली, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, उसके अंदर हमने जाना कि साइटोप्लाज्म होता है। अब हमने पता चला हमें कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि ऑर्गन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रोल रूम होता है। तो अब ये कंट्रोल रूम क्या चीज है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कंट्रोल रूम यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसके पास सारे कोड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एक सेल के अंदर क्या काम होगा, क्या प्रोसेसेस होंगे, वो सब कुछ, सारा कोड इसके पास है। ठीक है, सब कुछ न्यूक्लियस के पास है। यहां तक कि मेरे बालों का कलर क्या होगा वो मेरे न्यूक्लियस के अंदर फीड है। मेरी आइज का कलर क्या होगा, मेरी हाइट क्या होगी, मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, मैं गोरा होऊंगा कि काला होऊंगा, मेरा कलर ब्राउन होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है जो इसके अंदर भरा हुआ न्यूक्लियस के अंदर। इसके बारे में अब पढ़ते हैं। इट हैज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बेटा जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मेरे जीवन का सब कुछ है इसमें, बालों का कलर सब कुछ, तो बेटा एक लेयर से कुछ नहीं होने वाला। कितने से कवर होता है बेटा ये? डबल लेयर होता है। कितना होता है ये? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसकी। ठीक है, ये न्यूक्लियस की। ठीक है, विथ पोर्स, इस पे पोर्स भी होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं इस पे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन्स अ डेंस राउंड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। बेटा इसमें ये आपको डेंस बॉडी दिख रही है, ये जो बॉडी है इसके अंदर एक डेंस बॉडी होती है जिसका नाम होता है बेटा, इसका क्या नाम होता है बेटा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस किस काम आता है? वेयर राइबोसोमल सब यूनिट्स आर मेड। मतलब राइबोसोम्स जो होता है, छोटी फैक्ट्री हमारी, मैंने इस बताया था। तो जो राइबोसोम होता है उसके सब यूनिट्स बनते हैं, मतलब जो राइबोसोम्स के पार्ट इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स क्रोमेटिन, इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्रोमेटिन होता है जिसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्रोमेटिन इस टाइप का होता है, ऐसा जैसे उसमें दिखाया था हमारा बैक्टीरिया में, आपने देखा था धागे टाइप, ऐसे इसके अंदर पड़ा होता है, इसके अंदर पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हमारा पैक्ड है न्यूक्लियस के अंदर। आगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जो सेल डिवीजन के टाइम पे यही क्रोमेटिन किस में ऑर्गेनाइज होता है, हो जाता है, किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम्स में। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जान लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर हमारे राइबोसोम्स के पार्ट बनते हैं। और क्या होता है हम जानते हैं बेटा, न्यूक्लियस के पास होता है एक थ्रेड लाइक मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। क्या होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये नॉर्मल टाइम पे, मतलब जब
नॉर्मली सेल काम कर रहा है तो ये लूज पड़ा होता है इस तरीके से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि जो क्रोमेटिन है वो एक धागे की तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब टाइम आता है बेटा डिवीजन का, तो डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपका ईयरफोन होता है, जब आप यूज करते हैं तो वो लूजली पड़ा होता है, जब आप उसको अच्छे से रखते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, अच्छे से पैक करके रखते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल डिवाइड करता है, तो यही सेल क्या है बेटा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ये किसमें बदल जाता है बेटा, इस तरीके के क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। ठीक है, अब बेटा ये क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किससे मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से। बेटा अगर कोई पूछे क्रोमेटिन किससे मिलकर बना है, तो बेटा क्रोमेटिन भी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, क्योंकि क्रोमेटिन ही तो है, ये क्रोमेटिन ही है, बस ऑर्गेनाइज हो गया क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कोई पूछे क्रोमेटिन किससे बना है, तो वो भी डीएनए और प्रोटीन से बना है। और क्रोमोसोम किससे बना है बेटा, ये भी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, अब बेटा ये डीएनए क्या होता है, बेटा डीएनए क्या होता है, एक बुक की तरह है। ये एक बुक की तरह है, इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल्स है इसके पास। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है, जैसा आपको दिख रहा होगा इस तरीके का दिखता है। अब बेटा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, बेटा डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, डीएनए में मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारी मतलब ए टू जेड, मेरे बाल से लेके बाल का कलर का होगा, क्या होगा, नीचे उंगलियों तक कि मेरी उंगलियां कितनी होंगी पैरों की, 4 होंगी, 5 होंगी, और कैसे नेल्स होंगे, सारे सब कितनी लंबी होंगी, सारी डिटेल्स किसके पास होगी, इस डीएनए के पास होगी। अब इस डीएनए में जैसे मैंने आपको बता दिया, डीएनए एक बुक है। ठीक है, अब जीन क्या है, डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो अभी जीन्स बता दो, पहले डीएनए क्या होता है बेटा, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बता दिया, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, यानी बच्चों तक जाती है। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का बेटा, उसे कहते हैं जीन, यानी कि समझ लीजिए डीएनए एक बुक है, तो जीन क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सारी डिटेल्स होती है सर से लेके नीचे तक। अब बेटा हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे बालों का, बालों का क्या कलर होगा, तो ये एक जीन हो गया। मेरी आइज का कलर क्या होगा, ये दूसरा जीन होगा। ठीक है, तो एक ही डीएनए पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसके फंक्शनल पार्ट्स होंगे, इन्हें हम कहते हैं जीन्स। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या समझे बेटा, सबसे पहले हमने जाना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमने जाना सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, सभी सेल्स पे प्रेजेंट होती है। फिर हमने जाना कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया पे, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जो खाली जगह होती है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल रूम हमारा क्या होता है, इसमें सारी हमारी कोडिंग होती है, जिसमें सारे हमारे कोड्स पड़े होते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। ये हमने अभी जाना, इसके फंक्शंस जान लिए। तो बेटा बाकी के जो हमारे ऑर्गेनेल्स है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज है वो आपको इजीली टाइम पे मिल जाए और आपको उनको टाइम से देख लें। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो इस लेक्चर में कि आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को शायद दोबारा कवर कर लूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू बेटा।